बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज सुबह का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हुआ है क्योंकि आज बाहर धुंध तो है ही, लेकिन साथ साथ मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, खुशगवार है। तो दुआ करते हैं जी जो धुंध अब पड़ रही है ये हमारे लिए बीमारियों का बायस ना बने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्मॉग थी, स्मॉग से तो सब परेशान थे, लेकिन जाहिर है धुंध तो बीमारियों का बायस नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमें दुआ तो लाजमी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अब जो भी मौसम आए वो हमारे लिए बेहतरीन हो। तो जनाब अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, हर मामले में हल्की फुल्की वर्जिश करें, अच्छा खाएं। और अच्छा खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महंगाई खाएं, आप अपने घर में भी सादा जो ग़िज़ा है वो अच्छे तरीके से बना के खा सकते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि जैसे मैं बात कर रही थी बीमारियों के हवाले से, तो बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल रही हैं कि आप सादा ग़िज़ा जितनी बेहतर खाएंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो ज़ाहिर है परेशान कौन होगा? आपके आसपास के लोग। तो इसीलिए सादा ग़िज़ा खाएं और हल्की फुल्की वर्जिश भी करें ताकि आप सेहतमंद भी रहें और तंदुरुस्त भी रहें। तो जनाब आज हम प्रोग्राम में क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और माजरत के साथ ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो कि अब कराची में ख़ास तौर पर देखने में आ रही है कि ओमिक्रॉन के केसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा कराची में देखे जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है और इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हो रहा है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी जो कि अफगानिस्तान में मारा गया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और गिलियात में भी बर्फबारी हुई है। हम मरी के हवाले से गुज़श्ता 3-4 रोज से जिक्र कर रहे हैं कि मरी में एकदम से ज़्यादा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सूरत हाल जो थी वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि ऐसी हो जाएगी। इसीलिए ये जो हादसा पेश आया, जो सानहा पेश आया, इसी वजह से हुआ। लेकिन सिर्फ मरी में ही नहीं, जो बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे गिलियात है और उसके अलावा भी आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी इस मरतबा बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में रही है। क्यों? इसकी वजूहात क्या थी? क्या इंतज़ामी मामला वहाँ पे ज़्यादा अच्छे थे मरी की निस्बत? इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा बच्चों के हवाले से बात करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, क्यों चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आपको मिलवाएंगे एक ट्रक आर्ट पेंटर से जो कि जूतों पर ट्रक आर्ट का पेंटिंग करते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, सिर्फ जूते नहीं काफ़ी चीज़ों पर करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मैं उनके जूते देख रही थी जो जिस पे उन्होंने पेंटिंग की है, ट्रक आर्ट जो होता है उसके हवाले से। तो बहुत ज़बरदस्त से वो डिज़ाइंस हैं जो बनाते हैं। तो सबसे पहले ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात करते हैं और इस हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि कराची में जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह 15.5% से तजावुज़ कर गई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत के मुताबिक शहर में कल तक 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15.52% रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में मजीद 28 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हो रहा है, तो जनाब ख़वातीन हैं जो कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। वैसे शायद हम लोगों ने कोरोना के बारे इतना ध्यान नहीं दिया था कि ज़्यादा मुतासिर कौन हो रहा है, लेकिन इस मरतबा जो सामने खबर आ रही हैं, जो खबरें इतलात आ रही हैं, उसके मुताबिक जो 60% ओमिक्रॉन से मुतासरीन हैं वो ख़वातीन हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन बढ़ क्यों रहा है इतना ज़्यादा। प्रोफेसर सईद खान सरबराह डाओ कोरोना लैब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद खान साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ओमिक्रॉन इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है? क्या एहतियात नहीं की जा रही, या फिर जिस तरह कोरोना की मर्तबा हम लोग को समझ नहीं आ रही थी कि असल में ये है क्या? तो अभी ओमिक्रॉन की बात भी वही है, हालांकि ये कोरोना की ही 5वीं लहर है, लेकिन क्या हमें समझ नहीं आ रही कि असल में ये है क्या? ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की एक तब्दील शुदा शक्ल है जो जी। साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक में इस वक्त फैल चुकी है। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। इसमें जो जनियाती तब्दीली या म्यूटेशन आ चुकी हैं वो इसको बहुत तेज़ी से फैलाने में या फैलने में मदद देती है। अगर आप सिर्फ स्टेटिस्टिक्स देखें, परसों यूएस में 24 घंटे में 1 बिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह यूरोप में भी जी। रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वो तो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे भी बड़े नंबर पे बड़ी तादाद में ये वायरस सामने आ रहा है। हम्म। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 हफ्ते हुए कि ये ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुँच चुका है और इसकी जो 5वीं लहर की शुरुआत ही ओमिक्रॉन से हुई है और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि कराची से इस लहर की शुरुआत हुई है
और आहिस्ता-आहिस्ता ये पूरे मुल्क में फैलने जाएगा। तो अवाम को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर वैक्सीन की है। काफ़ी लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई हुँ, और जो हमारी थोड़ी स्टडी हुई थी जिसमें हमने ये बताया था कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में इस ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रही है। 60% से ज़्यादा जो पॉज़िटिव केसेज़ इस वक़्त हमारे पास लैब में आए हैं, वो ख़वातीन के हैं अच्छा, और उसमें भी 30 साल से ज़्यादा उम्र की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छा। उससे अंदाज़ा होता है का वो ख़वातीन जो घर में ज़्यादा बैठती हैं और उनको ये खुशफ़हमी है कि वो घर में बैठने से उनको वायरस नहीं लगेगा। हुँ, हुँ। तो ये बहुत और वो फिर वैक्सीन भी नहीं लगाती। उनको ये था वैक्सीन हुँ, नहीं लगाने का कि भई हम घर में बैठे हुए हैं तो हमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी या खुशफ़हमी है क्योंकि वायरस जो है वो कहीं भी जा सकता है। अगर अब आप घर हुँ, से बाहर नहीं निकल रहे तो वायरस घर के अंदर आ सकता है। काफ़ी लोग घरों में ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और कहीं न कहीं किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्शन होता है तो ये वायरस जल्दी पहुँच जाता है वहाँ पे। हुँ, तो अक्सरियत ख़वातीन की ऐसी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और उनको ये वायरस हो चुका है। और अभी जो हम दिसंबर में, नवंबर में तकरीबन 1% से भी कम केसेज़ थे, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन आया जनवरी के पहले हफ्ते में हम बड़े नंबर्स हमारे पास सामने आ रहे हैं, तकरीबन 16% तक अभी ये जा चुका है और ये नंबर्स मज़ीद बढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा तो बढ़ने का अच्छा ख़दशा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि और आपने कहा कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, तो क्या इसकी वजूहात ये हैं कि जिन ख़वातीन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, ज़्यादा वो ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं, या मजमूई तौर पर ही 60% ख़वातीन में ये ओमिक्रॉन की ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? ओमिक्रॉन उन लोगों को भी होता है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है और उनको वैक्सीन लगाए हुए 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अच्छा। तो एक तो काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, उनको ये हो रहा है या उन लोगों को भी ज़्यादा मुतासिर कर रहा है जिनको वैक्सीन लगाए हुए 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है हुँ, और उन्होंने अभी बूस्टर डोज़ नहीं लगाए। सही। तो बूस्टर डोज़ जो है पूरी दुनिया में माहिरीन सजेस्ट करते हैं कि अगर 6 महीने हो चुके हैं आपकी पिछले वैक्सीन को तो अभी फ़ौरी तौर पे आपको तीसरी डोज़ वैक्सीन की लगानी चाहिए जिसको हम बूस्टर डोज़ कहते हैं, हुँ, जिससे आपकी इम्यूनिटी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि 6 अच्छा। महीने बाद जो पिछली वैक्सीन का असर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है और ये वायरस इंसानी मुदाफ़ी निज़ाम पे हावी हो जाता है। हुँ, तो वैक्सीन बहुत बड़ा जो इसमें प्रोटेक्शन है इस वक़्त है और फिर एसओपीज़ पे अमल ना करना हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है क्योंकि हुँ, काफ़ी लोग अगर आप देखें मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, शादी-ब्याह में लोग जाते हैं, वहाँ पे एसओपीज़ का ख़्याल नहीं बिल्कुल। रखा जाता, बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे एसओपीज़ का ख़्याल नहीं रखा जाता। हुँ, तो ये वायरस अगर घर में किसी एक बंदे को हो, तो पूरे घर को विदिन 3 डेज़ जो है ना मुतासिर कर दे, 2-3 दिन में सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। और बहुत जल्दी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। दूसरा इसके वायरस के बारे में लोग काफ़ी खुशफ़हमी में हैं या गलतफ़हमी में कि ये वायरस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है या ज़्यादा हलाकत-ख़ेज़ नहीं है। पूरी हुँ, दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं लेकिन नंबर्स ऑफ डेथ्स निस्बतन कम है। लेकिन उसकी वजह है कि पूरी दुनिया में 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस वक़्त वैक्सीन लगाई है, हुँ, जिसकी वजह से उनकी अमवात नहीं हो रही या शदीद बीमार नहीं हो रहे। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, तकरीबन 40% अवाम अभी भी ऐसी हैं जिनको वैक्सीन की एक डोज़ भी नहीं लगी। तो उससे हुँ। हमें काफ़ी खदशा लायक है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। इनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए और जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक एसओपीज़ पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अब जैसे कि ओमिक्रॉन माज़रत के साथ कोरोना की ही एक शक्ल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कोरोना की 5वीं लहर है जो कि ओमिक्रॉन उसकी शक्ल में ही सामने आ रहा है, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लें बदल रहा है। अभी तक क्या इस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, या समझ नहीं आ रही कि इसकी कौन सी शक्ल को असल में कंट्रोल करें? मतलब क्या अभी तक इसकी जो बहुत सारी शक्लें सामने आई हैं, ओमिक्रॉन उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है? वायरस रूटीनली या कोई भी जानदारों में ये इर्तिकाई अमल होता है, वो इवॉल्व करते हैं। तमाम जानदारों में ये प्रोसेस होता है, वायरस में बिलख़ुसूस क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है जिसमें चेंजेज़ आती रहती है। जितना हुँ, वायरस रेप्लिकेट करता है या नए वायरस बनते रहते हैं, उसमें रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशंस या चेंजेज़ आती रहती है जिससे नए वायरस बनते रहते हैं। सही। ये वायरस बनने का या नए वेरिएंट बनने का मेन वजह जो है वो वैक्सीन न लगाना है। जिन हुँ, लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उसमें ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से परवरिश पाता है और हर वायरस के रेप्लिकेशन में नए-नए म्यूटेशंस आते रहते हैं। हुँ। तो जिस तरह पहले डेल्टा वेरिएंस काफ़ी खतरनाक था, अब ये जी, जी, बिल्कुल। ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन के बारे में है कि ये निस्बतन कम खतरनाक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सेहतमंद है, लेकिन जो लोग ज़ईफ़ हैं या जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है या जिनका मुदाफ़ाती निज़ाम बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है, तो ये उनको नरगे में लेके आता है और इससे अंदाज़ा होता है कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आना शुरू हो चुका है। इस वक़्त अच्छा डॉक्टर आईसीयू साहब, और एक चीज़ ज़रा आईसीयू क्लियर में कर दें कि मुदाफ़ियती निज़ाम का कैसे पता चलता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या वो शख्स बार-बार बीमार होता है
या जो भी कोई नई बीमारी आती है वो उससे मुतासिर होता है, जिसे पता चलता है कि इसका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या वीक होते हैं, 2 तरह के लोग ज़्यादा, जिनको पहले से कोई बीमारी हो उनका, और वैसे अद्वियात लेते हैं जिनसे उनकी इम्यून सिस्टम मुतासिर हो, इम्यूनोसप्रेसिव जिस तरह हम ड्रग्स उसको कहते हैं, या ऐसे ऐसे अद्वियात जिनसे उनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है। जी। स्टेरॉइड काफ़ी लोग ले रहे होते हैं, तो ये मुदाफ़ाती निज़ाम को कमज़ोर करता है। नेचुरली भी उम्र के साथ-साथ मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता चला जाता है, हुँ, या कुछ लोगों को इम्यून बीमारी ऐसी होती है जिनको बार-बार बीमारी हो रही होती है। तो हुँ। ऐसे लोग ओमिक्रॉन का ज़्यादा शिकार होते हैं, और वो फिर हॉस्पिटलाइज़ भी हो रहे हैं। दुनिया भर में भी ऐसे लोग मुतासिर हो रहे हैं सही। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो हमें वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। हुकूमत ने और एनसीओसी के बार-बार गाइडलाइंस आ रही हो कि फ्री वैक्सीनेशन सेंटर काम है। इतनी लेकिन महँगी डॉक्टर वैक्सीन साहब, बिल्कुल हम फ्री अंदरूनी अवाम के लिए सिंध दस्तयाब में ये है। ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि वहाँ पर वैक्सीनेशन का निज़ाम इतना मौसर नहीं है, और वहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं या गांव हैं या जैसे थल जैसे इलाके हैं, सहरा जैसे इलाके हैं, वहाँ के लोगों को अभी तक उस तरह वैक्सीनेशन नहीं शायद प्रोवाइड की गई जिस तरह के शहरी इलाकों को की गई है। तो क्या वहाँ से भी मरीज़ सामने आ रहे हैं और वहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दामात उठाए। अभी रिसेंटली डोर टू डोर वैक्सीनेशन स्पेशली ख़वातीन के लिए इंतज़ाम शुरू हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। तो ये हुँ, स्टेप्स ऐसे हैं जो काबिले तहसीन है, और आवाम की शराकत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन बिल्कुल। सेंटर्स पे अभी काफ़ी रश कम नज़र आता है। जो शुरू के दिनों में रश था, बूस्टर डोज़ लोग उस तादाद में नहीं ले रहे। तो ये एक नुकसान पहुँचा है और परेशान करके रखा हुआ है। इवन बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका जैसे मुल्क, यूरोप में, वहाँ भी लोग परेशान हैं। तो पाकिस्तान का तो हुँ, हेल्थ सेक्टर इतना मज़बूत नहीं है, यहाँ पे हुँ। वसाइल की काफ़ी कमी है। इसके बावजूद हुकूमत ने मुफ़्त वैक्सीन फ़राहम की हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इक़दाम है, और अपने हमारे जो शहरी हैं उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि अपने तमाम अफ़राद को वैक्सीन अच्छा लगा डॉक्टर लें, साहब, ताकि एक इस आखिरी मौजूदा सवाल मैं वबा से आपसे पूछना चाह रही थी। अब बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं अभी तक लगवाई गई या जिनकी वैक्सीनेशन अभी नहीं आई है, उनको कैसे इससे बचाएं? क्योंकि आपने बोला कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और अक्सर बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, तो कैसे उन बच्चों को इससे बचाएं? बिल्कुल, ये अभी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें बच्चे भी हमारे पास पॉज़िटिव केसेज़ आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बड़े अफ़राद हैं वो अगर वो वैक्सीन लगा लेते हैं, और स्कूल में बड़े जो अफ़राद हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी वैक्सीन लगा लेते हैं, तो ये सर्कल आस-पास जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। एक तो हम उनको एसओपीज़ पे अमल करवाएँ, दूसरा दोनों एंड से अगर वो छोटे बच्चे हैं जो मास्क नहीं लगा सकते, तो हुँ, हम घरों में भी वैक्सीनेशन इंश्योर कर लें, स्कूलों में भी वैक्सीनेशन इंश्योर कर लें, और 12 साल से ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो तो लाज़मी खुद वैक्सीन लगाएँ। 12 साल से जो कम बच्चे हैं, उनके लिए फिर हम एक शील्ड प्रोवाइड करें कि हमारे घर में भी सब लोग वैक्सीनेटेड हों, और ट्रे वैन में जो लोग ड्राइवर वगैरह हैं वो भी वैक्सीनेटेड हो, और स्कूल सही। में इंश्योर करें सारे लोग वैक्सीनेटेड हो। तो आस-पास अगर सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं भी है, तो वो उनको एक हर्ड इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और वो हुँ। महफूज़ रह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह हैं डाउ कोरोना लैब के, और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि अभी जो कि ओमिक्रॉन के हवाले से केसेस सामने आ रहे हैं और सूरत हाल जो सामने आ रही है वो अभी तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। तो आप ज़रूर एहतियात करें, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, प्लीज़ लाजमी वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए नहीं, आपके घर के आसपास के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने आप से बचाएं। एक छोटी सी अभी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमने देखा गुज़श्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी की लहर आई थी तो हज़ारों पाकिस्तानी जान से गए थे। ख़वातीन थी, मर्द थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बिला किसी इम्तियाज़ के वो इस दहशतगर्दी की लहर की नज़र हुए थे। लेकिन पाक फ़ौज ने उन तमाम दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब इसकी मिसालें थी कि किस तरह उस ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करने की पाक फ़ौज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए थे। अभी अगर छोटे मोटे वाक़यात होते हैं तो बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि वो दहशतगर्दी की लहर अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस पर हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह इन ऑपरेशंस के ज़रिए उन दहशतगर्दों का यहाँ से खात्मा किया। और इसी सिलसिले से एक अहम खबर जो है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। हालांकि मुझे यकीन है गुज़श्ता रोज़ टीवी पे खबरों में आप लोगों ने देख लिया होगा
कि जो एक इंतहाई टीटीपी का जो मेंबर था, जो कि पाकिस्तान को मतलूबी था, मोहम्मद खुरासानी, वो गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया है। और मोहम्मद खुरासानी टीटीपी का तर्जुमान था और इसका असल नाम था खालिद बल्ती। इस हवाले से आपको ये भी बताऊं कि मोहम्मद खुरासानी मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज़ भी चला रहा था, और जो शाहिदुल्लाह शाही था, जो कि पहले टीटीपी का सरबरा था, उसके बाद अब ये टीटीपी को लेकर चल रहा था। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि वो अफगानिस्तान में मारा गया है। अब उसकी हलाकत से पाकिस्तान पर या जो टीटीपी जो तंजीम है उस पर क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, और आपसे सबसे पहले मैं सवाल भी यही पूछना चाह रही थी कि इस हलाकत को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा आयशा के यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इतने बड़े दहशतगर्द का मारे जाना जो न सिर्फ उनका स्पोक्स पर्सन था, बल्कि ये मुख्तलिफ धड़ों को यूनाइट करके अब नई हिकमत अमली बना रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करनी है और तंजीमों को जोड़कर अपनी तंजीम को किस तरीके से फाल बनाना है। तो उस एतबार से तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं इस पे बहुत ज्यादा बगले बजाने की बजाय ये भी आप देखें कि पहले बैतुल्लाह महसूद था, वो मरा तो हकीमुल्लाह महसूद आ गया, फिर हकीमुल्लाह महसूद के बाद फजलुल्लाह आ गया। तो ये तो लोग अपनी एक मरता है तो दूसरा आदमी उसके कमांड संभाल लेता है। एक तरह बड़ी कामयाबी, और एक तरह ये है कि अब कल कोई और एक और खुरासानी सर उठा लेगा, अपना जाली नाम रख लेगा और फिर वो इस तंजीम को आगे चलाता रहेगा। मकसद है इस तंजीम को तोड़ना बहैसियत तंजीम, तो एक अच्छी कामयाबी। लेकिन दूसरी बात जिसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है वो ये है कि क्या ये कोई अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से मारा गया है या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, कोई प्लान्ड असैसिनेशन है जिसके जरिए इसको एलिमिनेट किया गया है। क्योंकि अगर ये प्लान्ड असैसिनेशन है तो फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा। क्योंकि कल बाकी लोग भी इसी तरीके से फिर असैसिनेट अफगानिस्तान की सरजमीन में कर दिए जाएंगे। तो एक तरह ये अफगानिस्तान में रहते हुए इनसिक्योर महसूस करेंगे, इनकी एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगी, और जो छोटा कॉर्डर है, जो इनके स्ट्रीट फाइटर्स हैं, उनके हौसले फिर पस्त होंगे कि अगर हमारी लीडरशिप महफूज नहीं है अफगानिस्तान में, बिल्कुल। तो अब क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। तो वो हो सकता है सरेंडर की तरफ माइल हो जाए। अच्छा जनरल साहब, टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात थे वो खत्म हो गए थे, जिसके बाद ये हलाकत वाला मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मुज़ाकरात का हामी हूँ प्रिंसिपली, अच्छा। और था, लेकिन जिन शराइत पे वो करना चाहते थे हुकूमत ने बिल्कुल उसूली मौका पर कायम रहते हुए वो शराइत नहीं मानी है। शराइत ये थी उनकी कि न सिर्फ वो ये कि वो आम माफी चाहते थे, दूसरा वो ये चाहते थे कि जितने उनके फाइटर्स पाकिस्तान की कस्टडी में हैं उनको रिहा करके अफगानिस्तान भेज दिया जाए। तो ये एक ऐसी नाकाबिले कबूल शर्त थी कि आज़ादी भी हो, उनके खिलाफ मुकदमात भी खत्म किए जाएं, और उनके आदमी रिहा करके अफगानिस्तान में उनके हवाले कर दिए जाएं। अफगानिस्तान में रह के वो क्या करना चाहते हैं, तो वो किसी वक्त दोबारा रीऑर्गेनाइज होकर, क्योंकि जितने भी मुज़ाकरात का हमारा सिलसिला, जब से ये 10 साल दहशतगर्दी होती रही, कि ये लोग मुज़ाकरात पे उस वक्त आए जब ये कमजोर थे। मुज़ाकरात के दौरान इन्होंने अपने आप को रीफिट किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली रिकूप किया, अपने कुछ आदमियों की रिहाई करवाई, और फिर दोबारा उन्होंने दहशतगर्दी शुरू कर दी। तो उसी माजी को मद्देनजर रखते हुए इन पे हुकूमत ने मुज़ाकरात को खत्म कर दिया, और अब जंग लड़ी जाएगी और लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह। अब इनका खत्म करना ही पाकिस्तान में लास्टिंग अमन के लिए और एक पुरअमन फिजा के क़याम के लिए ये जरूरी है कि इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए इंशाअल्लाह। और ये आर्म्ड फोर्सेस की कामयाबी नहीं है, मैं कहूँगा ये पूरी कौम की कामयाबी है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस कौमी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह की अब अफगानिस्तान की हुकूमत भी बारहा ये कहती रही है कि अपनी सरजमीन को वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अब इस हलाकत के तनाजुर में आप क्या देख रहे हैं कि क्या वो अपने इस बयान पर किस हद तक कामयाब हुए हैं? मेरे ख्याल में इनके लिए जितनी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो इंटरनेशनल दहशतगर्दी करते हों या किसी एक मुल्क के खिलाफ करते हों या खुद अफगानिस्तान के अंदर करते हों,
उन सब के लिए प्रिंसिपली उसूली तौर पर अफगानिस्तान की जमीन तंग हो चुकी है, क्योंकि तालिबान ने अपनी सर्वाइवल के लिए दुनिया ने जो ऊपर दबाव डाला हुआ है, उनकी जो मुआशी बायकॉट किया हुआ है, उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, वो इन्हीं शराइत के लिए हैं कि आप पहले हमें ये सबूत दें कि आपकी जमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। इसी प्रिंसिपल के तहत वो किसी दहशतगर्द तंजीम को न हमायत कर सकते हैं, न उसको पनाह दे सकते हैं। तो इस तरह इसीलिए यही बने थे सहूलतकार, और इन्होंने कहा था हम जामिन बनते हैं, हुकूमत पाकिस्तान इनके साथ मुज़ाकरात करे, और ये जो 4,500-5 हजार आदमी है ये वतन वापस आने के लिए तैयार है। लेकिन वो जैसे पहले मैंने कहा कि वो अपनी शराइत पे समझौता चाहते थे, जिसकी वजह से ये डायलॉग खत्म हो गया है। तो अब उसूलन अफगान मौजूदा जो तालिबान सेटअप है अफगानिस्तान में, वो न इनकी मदद कर सकते हैं, न इनकी पुष्टपनाही कर सकते हैं, न इनके बेहाफ पे कोई एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा, सही। और ये जो किलिंग है, जी जी, क्योंकि किलर का नहीं पता कि कौन था, तो किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता कि ये कातिल किसका भेजा हुआ था, ये कौन था, किसने मरवाया है। तो लिहाजा हुकूमत अफगानिस्तान इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकेगी, और उन्हें उसूलन करनी भी नहीं चाहिए। और इसी में मुझे एक उम्मीद नजर आती है कि शायद इन लोगों का खात्मा करना आसान हो जाए। अच्छा, तो क्या आपके ख्याल में मोहम्मद खुरासानी की हलाकत से टीटीपी को धचका तो लगा है, क्या उनका यानी कि टीटीपी का ढांचा भी एक कमजोर होगा? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि एक बड़ा नाम मारा गया है, यकीनन उसकी वजह से कुछ डीमोरलाइजेशन हुई होगी। अगर तो ये बाहमी इख्तलाफात की वजह से मारा गया तो और भी अच्छा है कि उनके अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि उन्होंने एक दूसरे की किलिंग शुरू कर दी है। अगर ये किसी स्ट्रेटजी के जरिए इसको एलिमिनेट किया है तो भी इट्स अ विन विन सिचुएशन, कि बाकी भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे और कल कोई और हलाकत भी हो सकती है। तो उस लिहाज से तो ये अच्छा है। लेकिन तंजीमी ढांचे के एतबार से, जैसा पहले मैंने कहा कि एक के मरने के बाद दूसरा जिम्मेदारी संभाल लेता है, उसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा। तो उस तरीके से कल कोई और नाम इसकी जगह आ जाएगा और वो इंतजामात संभाल लेगा। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि ये एक पूरी प्लानिंग कर रहे थे और एक नए सिलसिले में मजीद गिरोहों को भी शामिल कर रहे थे, और जो कुछ थे इनमें से अफगानिस्तान भी भाग गए थे, वहाँ पर भी पनाह ले रहे थे। अब आपके ख्याल में अफगानिस्तान की हुकूमत, जैसे कि मैंने अभी पहले भी सवाल किया कि वो बारहा ही कहती रही है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब आने वाले वक्त में उनको मजीद इस हवाले से क्या सख्त इकदाम करने पड़ेंगे कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो ख़ास तौर पर हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके? देखिए, पहली बात आयशा ये है कि पाकिस्तान जो कुछ उनके लिए कर रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया को इकट्ठे करके इनकी मुआशी मदद, इंसानी हमदर्दी के तहत खुराक, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए जितना पाकिस्तान ने एज अ गुड विल फैसिलिटेटर, एज अ फेथफुल फैसिलिटेटर जो इनके साथ काम किया है, मेरे ख्याल में ये अफगान ट्रेडिशन के एतबार से इतने नाशुक्रे लोग नहीं हैं कि वो उसको इग्नोर कर सकें उन हालात में जब पूरी दुनिया उनको सजा देना चाहती है। ऐसे ही है। तो उस एतबार से तो मेरे ख्याल में अफगानों का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह ना दें और पाकिस्तान के साथ ताउन करें। लेकिन चूंकि इनके आपस में बाहमी रिश्ते रहे हैं, इस फाइट में ये तहरीके तालिबान और दूसरी तंजीमें इनको किसी हद तक अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ भी इनके साथ मिलकर काम करती रही हैं, तो वो इनका एक फाइटिंग का आपस में रिश्ता या ताल्लुक या हमदर्दियां भी हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये आपसे माफी मांगते हैं, इनको पुरअमन तरीके से रहने दें। हुकूमत पाकिस्तान ने माना, लेकिन वो खुद ही पीछे हट गए। तो अब मेरे ख्याल में जिम्मेदारी तालिबान पाकिस्तान पे नहीं है, तो अब तमाम तर मुज़ाकरात के ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर है। और इंशाअल्लाह अभी हम उन्हें ये दोबारा से मुस्तहकम होकर कोई बड़े लेवल की जो कामयाबियां हैं वो हासिल नहीं करने देंगे, बड़े लेवल की वॉर नहीं शुरू करने देंगे, क्योंकि अब फाटा पाकिस्तान में जम हो चुका है। कोई नो गो एरिया पाकिस्तान में नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बैठी हैं, फेंसिंग हो चुकी है, और ये जो फेंसिंग में भी बार बार रुकावटें आ रही थी या कुछ जगहों पर प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें भी जो क्रिमिनल एलिमेंट है
जो ड्रग स्मगलिंग करते थे, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम करते थे, जो व्हीकल्स की स्मगलिंग करते थे, जी जी उन सब लोगों का कारोबार भी इस फेंसिंग से मुतासर हुआ है। तो वो बिल्कुल। और बलोच और टीटीपी मिलजुल कर चंद जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी इंशाल्लाह हल तलाश कर लिया जाएगा। इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जितने भी दहशतगर्द थे जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बायस भी बन रहे थे, एक एक करके उन सबका खात्मा भी हो। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर जो ये इतना अहम मौजू था इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मरी में जो वाक़या पेश आया, अब तो इसकी पूरी दुनिया को खैर खबर हो चुकी है, सबको पता चला कि क्या सानहा पेश आया है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सानहात ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, इसके पीछे बहुत से अवामिल हैं जो कि कारफरमा होते हैं। इसको आप इंतज़ामी नाअहली कहें या लोगों का जुनून कहें या लापरवाही कहें, बहुत से ऐसे अवामिल थे जो कि इस सानहे की वजह बने थे, क्योंकि लोग भी जाहिर सी बात है सब चाह रहे थे कि हम मरी पहुंच जाएं, बर्फ़बारी को एंजॉय करें। उनकी भी कहीं ना कहीं इस मामले में गलती थी, लेकिन इंतज़ामिया की सबसे ज़्यादा गलती इसलिए थी कि उन्होंने उन लोगों को वहाँ पर बस दाखिल किए जा रहे थे, रोका नहीं और ये भी नहीं ध्यान दिया कि इलाका इतना सा है और लोग इतने ज़्यादा हैं तो वो कैसे इतने से इलाके में समाएंगे। बहरहाल मरी में जो एक सानहा पेश आया, सिर्फ मरी में ही बर्फ़बारी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, बल्कि गलियात में, नथिया गली में और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे भी उसी रात को बहुत शदीद बर्फबारी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर भी होटल्स जो थे उनमें गुंजाइश ख़त्म हो गई थी, पार्किंग भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये इस मामले में अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा कोई सानहा पेश नहीं आया। इसकी लेकिन वजूहात को भी हमें देखना है कि ऐसा वहाँ पे क्या हुआ, क्या वहाँ पे इंतज़ामिया ज़्यादा मुतहरिक थी या वहाँ पर लोगों ने थोड़ी जिम्मेदारी का भी मुजाहिरा किया जिसकी वजह से कोई भी ऐसा सानहा होने से महफूज रहे। हालांकि अगर हम देखें तो बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर रास्ते भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी रज़ा अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू जी। अच्छा रज़ा साहब, आपके ख्याल में जो मरी में सानहा पेश आया इसकी क्या वजह थी? क्योंकि गलियात में भी बर्फबारी उतनी ही हुई थी जितनी मरी में हो रही थी और इसी तरह का मौसम था, तो इस सानहे के पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि जो हमने जो किया या जिस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ने सबको महफूज रखा, मैं वो शायद आपको बता दूं। जी जी। हमारे पास जो गलियात का पैच है जो कि बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में आता है, नॉर्मली अक्सर लोग गलियात और मरी को मिक्स कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एबटाबाद से जो मरी तक का इलाका है, ये 50 किलोमीटर का पूरा एक पैच है जिसमें टूरिस्ट आते हैं और साथ में मुख्तलिफ किस्म के 6-7 टाउन्स अटैच हैं जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। टोटल टाउन्स और मेन रोड का हमारे पास 80 किलोमीटर का इलाका है जो कि स्नो बाउंड है, जिसमें इस दफा अनप्रेसिडेंटेड 5 से 7 फुट तक हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है चांगला गली जो 9200 फीट पर है और मरी की हाइट 6600 फीट है। जी जी। हमारे पास एवरेज 8 से 9000 फीट की पूरे ये पैच है, जिसमें इस दफा हमारे पास हाईएस्ट 7 फीट जो चांगला गली के पास और एवरेज हमारे पास 6 फुट बर्फबारी हुई है। जो कि प्रेडिक्शन हमारे पास थी, ये वैसे इस दिन से पहले 3 दिन मुसलसल बर्फबारी थी, ये नहीं था कि सिर्फ किसी दिन बर्फबारी हुई है। तीसरे दिन जो फोरकास्ट थी कि नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा शदीद बर्फ होगी, तो हमने पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद के साथ मिल के ये प्लान किया कि जिनकी कंफर्म बुकिंग है होटल एसोसिएशन के साथ मिल के सिर्फ वही लोग गलियात में ठहर सकते हैं। बाकी जो डे ट्रिपर्स आए हैं या जो बाकी मजीद आना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जो शदीद बर्फबारी से एक दिन पहले 10,300 गाड़ियों को जिनकी बुकिंग नहीं थी गलियात में उनको वापस किया है। अच्छा। और तकरीबन 11,000 वो लोग जो आना चाहते थे मजीद, उनको बड़ी सख्ती से रोका है। कई लोगों ने झगड़े किए हैं, जोर इसरार किए कि हमने हर सूरत जाना है, क्योंकि हमारे पास एक अगले दिन बर्फबारी की शदीद प्रेडिक्शन थी। तो उस रात से पहले जिस रात को शदीद बर्फबारी हुई थी, उस दिन हमने 11,000 के करीब लोगों को रोका है और 10,000 गाड़ियों को जो गलियात में मौजूद थी वापस किया है। नंबर 1। नंबर 2, होटल वालों के साथ हमने कहा है कि आपने अपने 40% रूम्स को खाली रखना है। अच्छा। और लोगों को एडजस्ट करना है बाकी रूम्स में, अगर इन केस इमरजेंसी होती है तो हम लोगों को रूम्स में एडजस्ट कर सके। वहाँ के लोगों ने बड़ी उसमें तावन किया उसमें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस रात शदीद तूफान था उस रात एक भी ऐसा टूरिस्ट नहीं था जो कि रोडों पे मौजूद हो हमारे पास।
अगर जितने टूरिस्ट पंचे में भी थे तो वो महफूज तरीके से होटल्स में थे। ये भी मैं आपको बताऊं कि होटल एसोसिएशन ने उस तूफानी रात में किसी को चार्ज नहीं किया और ना अगले दिन किसी को चार्ज किया अच्छा, है। ये जो सिर्फ ये होता है कि हम चंद लोगों के लालच की वजह से सबको बदनाम करते हैं। गलियात के होटल एसोसिएशन ने ना सिर्फ खाना लोगों को दिया है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टे भी दिया है उस रात। अच्छा, इस वजह से हमारे पास जो कि 6 से 7 फुट बर्फ थी और 50 किलोमीटर का पैच था, हमने लोगों को ये बताया था बारहा कि आपने पैनिक नहीं होना, हम आपके साथ हैं। अगर खाना पीना चाहिए हम आपके साथ हैं। एयरफोर्स, पुलिस, इंतजामिया, रेस्क्यू, हम जीडीए, हम उनको सारा सब कुछ देख रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेशक 2 दिन लगे हैं। हम लोगों ने कहा कि टाइम लगेगा लेकिन आपकी जान और माल की हिफाजत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 11 स्लाइड्स आई हुई थी मरी और नतीगली के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा स्लाइड 40 फुट का स्लाइड था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद हम बाड़िया से मरी की तरफ एंटर हुए और 4 किलोमीटर का रास्ता साफ किया और वहां से हमने केपी से एक और जो गांव का रोड था उसको क्लियर करके वहां से एग्जिट दिया है मरी के स्याहों को भी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूंगा जो सबसे बड़ी गलती है शायद मनहसुल कौम हम सब की या शायद डिपार्टमेंट की भी, कि हम वेदर ये हुकूमती इंतजामात हो या हुकूमती ऐलानात हो उस पर शायद इतना गौर नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बारहा कहते हैं लोगों को, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस शदीद तूफान और इतना मीडिया कवरेज के बावजूद अगले 2 दिन जब हम ये सफाई मुहिम कर रहे थे और सब कुछ क्लियर कर रहे थे, उसके बावजूद 1500 से 2000 गाड़ियां एबटाबाद साइड से टूरिस्ट की इंसिस्ट कर रही थी गलियात में आने के लिए। उनको टीवी पे सब कुछ चल रहा था कि वहाँ पे कैसे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जिद कर रहे थे कि चूंकि हम दूर दराज इलाकों से आए हमने वापस नहीं जाना। अच्छा, जब तक हम अकल से काम लेके जिद को और चीजों को नहीं छोड़ेंगे, और जब आप मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बारहा हर इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इसको चलाया था इस बर्फबारी से पहले भी कि वहां पे शदीद बर्फबारी होगी, तो खुदारा इंतजामी चीजों को सीरियसली ले। अदरवाइज अगर एक दफा जैम पैक हो जाए, वहां के रोड ऐसे हैं कि, और सबसे बड़ी मुश्किल यही आई कि लोगों ने गाड़ियां ऐसी खड़ी की थी शायद पैनिक की वजह से भी, बिल्कुल पैनिक की वजह से भी, बिल्कुल रोड क्लियरेंस की वजह से किसी गाड़ी को सफाई का मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा रजा साहब, आपने जो बातें बताई हैं, जो प्लानिंग आप लोगों की तरफ से थी, उससे तो अंदाजा हो गया कि आप लोगों ने पूरी तैयारी की हुई थी। जो प्रेडिक्शन थी बर्फबारी के हवाले से, बहुत बेहतरीन प्लानिंग थी आपकी। खास तौर पे जो आप लोगों ने गाड़ियां वापस भेजी हैं, शायद इस वजह से आप लोग भी यानी कि ये वाले जो इलाके हैं वो भी किसी भी नागहानी आफत से या किसी भी ऐसी सिचुएशन से बच गए हैं। अच्छा, एक चीज जो मेरे जहन में सवाल आया था कि मरी इंतजामिया इस हवाले से कह रही थी कि मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी हैवी स्नोफॉल हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं हुई। तो क्या जो गिलियात और आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इससे पहले कभी इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है? जी, इस तरह के एक स्पेल में कभी भी इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं हुई। अच्छा, स्नोफॉल डिफरेंट स्पेल्स में जरूर होती है। और डिजिटल पोर्टल पे जब आप बात मुरतब होते हैं, इसकी ऐप भी इंशाल्लाह अगले चंद दिन में लॉन्च हो जाएगी। जिस रात जैसे 3 दिन पहले मुसलसल बर्फबारी हो रही थी और वो भी हैवी स्नोफॉल की ही फोरकास्टिंग थी, लेकिन उस हैवी स्नोफॉल में सिर्फ 1.5 फुट तक बर्फ हुई थी। लेकिन ये एक रात में 16 घंटे के अंदर 4 से 5 फुट मजीद बर्फ हुई है। अच्छा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 16 घंटों के अंदर आपके पास 4 से 5 फुट की हो। इसको आप बर्फ का तूफान कह लें, ब्लिट्स कर लें कि बादल फटा हो, क्योंकि आजकल जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, आपके पास अचानक कहत के बाद अचानक एकदम से तूफानी बारिश होती है। ये वो वाली सिचुएशन थी। यहाँ के जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने भी कहा था कि एक रात में हमने कभी भी इतनी बर्फबारी नहीं देखी। अच्छा रजा साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलाके आते हैं वहाँ पर कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि इस मौसम में, खास तौर पे जो स्नो फॉलिंग का मौसम है, इसमें वो इलाके बंद कर दिए जाते हैं, और क्या इस मर्तबा उन इलाकों तक भी लोग गए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ होती है वो नारान और कागान के इलाके हैं। अच्छा। वहाँ पे सबसे बड़े मसले है कि वहाँ पे ग्लेशियर जाते हैं। वहाँ पे तकरीबन 10 फुट एवरेज बर्फ होती है इस सीजन में, और बाद जगहों पे 15-15, 20-20 फुट तक बर्फ होती है। अगेन मैं कहूँगा कि वो इलाके हर साल तकरीबन बंद किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सेस होना नामुमकिन है। अच्छा। इस आफत के आने के बाद
कि हर जगह ये चर्चा चल रहा था कि आप लोग सफर ना करें। हमारे पास, मैंने जैसे कहा कि अगले 2 दिनों में टूरिस्ट की 1500 से करीब गाड़ी आई हुई थी कि हमने गलियात में हर सूरत इंटर होना है। नारायण साइड पे तकरीबन 4500 गाड़ियां इंतजार कर रही थी कि इंतजामिया हमें परमिशन दे कि हम नारायण की तरफ जाएं, क्योंकि इम्पॉसिबल है किसी भी सूरत कोई भी गाड़ी वहां पे इंटर नहीं हो सकती। वो इतने हैवी ग्लेशियर्स हैं कि उनको अगर आप बार बार साफ करेंगे वहां पे स्लाइडिंग आती है, वो आप खोल नहीं सकते वो रास्ते। तो लोग इतने अवेयरनेस, इतना शोर होने के बावजूद जिद कर रहे थे कि हमें नारायण की तरफ जाना है, जिनको जोर से वापस किया है। अच्छा रजा साहब, जो मरी सानहा पेश आया उसकी एक जो बड़ी वजह भी जो हम लोग बार बार टीवी पे भी कह रहे हैं कि जो होटल मालिकान से उनका रवैया था कि उनकी जानिब से जो किराए थे वो एकदम से 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए कि लोगों ने इस चीज़ को तरजीह दी कि बजाय वो होटल में रात गुजारें वो अपनी गाड़ी में रात गुजार लें। क्या इन इलाकों की तरफ, गलियात की तरफ, सवात की तरफ या बाकी जो इलाके जहाँ पर सयाह थे, टूरिस्ट थे, वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के इल्म में आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि गलियात में इवन हमारी होटल वालों के साथ कंटिन्यूअस, जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी है यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो यहाँ पे लोग चेक इन करते हैं, हमारे पास एक ऐप है जिसमें हमारे पास कंप्लीट सारी डिटेल्स आती हैं और हम रैंडमली उनको चेक भी करते हैं कि कोई इस तरह की शिकायत हमारे पास आम रूटीन में भी ना आए। दूसरी तरफ जो होटल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने खुद भी ऐलान किया था हमारे कहने से पहले ही कि हम कोई भी अगर टूरिस्ट जिनके पास पैसों की कमी हो और रहना चाहते हो तो हम उनको कोई चार्ज नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि जो कुछ अवेलेबल था उन्होंने हमें दिया और हमें कोई पैसे चार्ज नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा कोई सीन या कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ और यहाँ के लोगों ने, बल्कि मकामी लोगों ने अपने बहुत सी जगह पे, मैं आपको बताऊं कि कुंडा तौहीदाबाद का इलाका है जिसमें 9 से 10 स्लाइड्स आई हुई थी और तकरीबन एक स्लाइड 20 से 40 फुट की स्लाइड थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मशीनरी को ज्यादा टाइम लगता था और होटल वहाँ पे है नहीं उस इलाके में ज्यादा, तो वहाँ के मकामी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं और लोगों को एक रात अपने घरों में रखा है। अच्छा, जबरदस्त। ये मैं कहती हूँ ये वाकई जो एक अवामी रवैया है वो बहुत मैटर करता है और ख़ास तौर पर जो आप लोगों की जानिब से जो इंतजामात किए गए, आप लोगों को सल्यूट पेश करते हैं कि इतने बेहतरीन इंतजामात थे, इतनी बेहतरीन वहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें की कि इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा रज़ा साहब, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब ये जो स्नो फॉलिंग का ये जो एक स्पेल था वो गुजर गया है, उसके बाद आप किस तरह देख रहे हैं? रश क्या एकदम से फिर बढ़ गया इन इलाकों की तरफ? क्या लोग आ रहे हैं अब? जी बिल्कुल, हम फिलहाल किसी टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे। हमारी तरफ से जैसा मैंने कहना कि अगले ही दिन हमारे पास 1500 के करीब गाड़ियां मौजूद थी अंदर जाने के लिए। अगर आप एक गाड़ी में एवरेज 5 बंदी या 4 बंदी भी काउंट करें तो ये तकरीबन आपके पास अगेन 50,000 से 60,000 लोग वेट कर रहे थे इन इलाकों में आने के लिए। चलिए रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का, और यकीनन इससे बहुत से लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि अगर आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है कि इन इलाकों में क्या सिचुएशन है, ना आए तो खुदारा इस चीज़ का ध्यान रखें कि वाकई इन इलाकों में ऐसे मौसम में ना जाएं जिसमें आपके फंसने का अंदेशा हो। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम पूरी दुनिया में देखें ना तो हर खित्ते का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है। अब चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो आर्ट है वहाँ का, वो मुख्तलिफ है दूसरे खित्ते से। मतलब अगर हम मिसाल दें यूरोप की, एशिया से या किसी और दूसरे खित्ते से, तो इन दोनों जो खित्तों का एक मिजाज है वो बहुत एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे बाहर के मुल्कों में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ का आर्ट का कल्चर है। हमारे एशिया का जो आर्ट है उसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिजाज है उसकी निस्बत। और अगर ख़ास तौर पर हम बात करें ट्रक आर्ट के हवाले से, तो हमारा ट्रक आर्ट जो है पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ख़ास तौर पर यूके में हमने काफ़ी अरसे से अब देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ट्रक आर्ट है वो काफ़ी नुमाया है और वहाँ पे भी इस तरह की बसें भी चलना शुरू हुई, बल्कि अब तो रिक्शे भी वहाँ पर देखे गए थे ट्रक आर्ट वाले, जो कि खूबसूरत पेंटिंग से सजाए गए थे, जैसा पाकिस्तानी ट्रक आर्ट होता है उसके हवाले से रिक्शे बनाए गए थे। और इस सिलसिले में जो जमाइमा खान
खान हैं जो कि हमारे वज़ीर आज़म की साबिक़ अहलिया हैं, वो बहुत ट्रक आर्ट की दिलदादा हैं, बहुत गर्विदा हैं और बहुत पसंद भी करती हैं। बल्कि एक मरतबा मैं उनकी एक ट्वीट भी देख रही थी, उन्होंने अपनी किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के लिए वो ढूंढ रही थी कोई रिक्शा ऐसा जो कि ट्रक आर्ट से सजाओ। अच्छा, तो जनाब ये सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में जो अंग्रेज़ हैं वो पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और इसमें खूबसूरत रंगों से बेल बूटे बनाए जाते हैं, अक्सर शक्लें बनाई जाती हैं और ख़ास तौर पे जो मुझे सबसे दिलचस्प चीज़ लगती है, जो शायरी ऊपर लिखी होती है ना, वो कमाल होती है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में वो दावत भी दी है। लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स के CEO हैं और ट्रक आर्टिस्ट इनाम इलाही के नाम से मशहूर हैं, तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनके ट्रक आर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने तो हमारे स्टूडियो को इतना रंग बिरंगा कर दिया है, इतना रंगीन कर दिया हमारा स्टूडियो, बल्कि आप ये देख भी रहे होंगे, ये खूबसूरत सा एक ट्रक जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी इनाम साहब ने बनाया है। तो इनाम साहब, कैसे आपको ट्रक आर्ट का ख्याल आया? असल में शुरू में जहाँ मेरा बचपन गुजरा है टेक्सला में ना, अच्छा। तो वो एक ऐसा शहर है कि जहाँ तक जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो रोज़ी रोटी का जो दारोमदार है ना, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जिन लोगों के ऊपर पैसे हैं उन्होंने ट्रक्स वगैरह रखे हुए हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनकी आमदनी महदूद है, वो कम से कम ड्राइवर बनना ज़रूर पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरा चूंकि आंख मैंने वहीं खोली, वहीं मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। अच्छा। तो मुझे एक अपने एनवायरनमेंट में से ना रोज़ ट्रक जाते हुए वहीं नज़र आते थे, तो वो चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी कि ट्रक के ऊपर ना कलरफुल पैटर्न, बर्ड, फ्लावर्स। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ और फिर मैंने अपनी एजुकेशन कुछ देर के लिए मैंने रोक दी, और फिर मैंने वहीं से एक ट्रक वर्कशॉप पे एज ए मतलब के शागिर्द जो उनसे एक उस्ताद के ज़ेरे साहब मैंने काम सीखना शुरू किया। हाँ जी। अच्छा, कितना मुश्किल काम है ये? मतलब हम अगर बाकी जो आर्ट है या बाकी जो अगर हम कहें पेंटिंग्स लोग करते हैं उस पर भी बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक ट्रक को बनाने में कितना वक्त लगता है? असल में वो जब ट्रक वर्कशॉप के अंदर पेंट होता है तो वो अकेला बंदा नहीं करता, वो पूरा टीम वर्क होता है। अच्छा। उसमें ये कि ट्रक को जो बेस करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो अलग लोग होते हैं। फिर ट्रक पे जो बर्ड बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, वो अलग आर्टिस्ट होते हैं। राइटिंग वाले अलग होते हैं। तो बाकी कुछ छोटे बच्चे शागिर्द भी होते हैं जो कि ट्रक के टायरों को, जो जंजीरें लगी होती हैं, उनको छोटी मोटी चीज़ों को पेंट करते हैं। अच्छा, मतलब छोटा मोटा काम बच्चों को दे देते हैं, जो बड़ा असल में ट्रक को सजाने का काम है वो जो आर्टिस्ट, असल आर्टिस्ट हैं वो करते हैं। वो ये कि हर अपने ट्रक के ऊपर मुख्तलिफ आर्ट होते हैं, तो हर काम के हिसाब से बंदे स्पेसिफिक होते हैं जो कि अपना मखसूस काम रोज़ ही करते हैं। सही। तो वैसे ही है कि अगर बहुत ही जल्दी किया जाए ना, तो 1 से 1.5 हफ्ते में जो सा एक ट्रक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 1 से 1.5 हफ्ता लगता है। तो ये क्या किसी ड्राइवर की डिमांड होती है कि मुझे ऐसा आर्ट चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, या आप लोगों पे छोड़ देते हैं अच्छा जैसा मर्जी बना दें? उस पर ये है कि दोनों ऑप्शन होते हैं। ड्राइवर्स या जो ट्रक ओनर होता है वो अपनी जो ख्वाहिश होती है ना, अपनी पसंद वो बताते हैं कि इस पे हमें जो है ना, हमने ट्रक की बैग पे वो परी बनवानी है। आपने एक लड़की का चेहरा देखा होगा घोड़े के साथ ना। हाँ बिल्कुल। तो वो जो मतलब फ्लाइंग हॉर्स देखा होगा, आगे एक खूबसूरत लड़की का चेहरा होता है और साथ उसके विंग्स होते हैं, उसे मतलब कि ट्रक आर्ट की लैंग्वेज में परी कहते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ट्रक के पीछे आप परी बना दें। अच्छा। और फिर दूर दूर से भी लोग आते हैं, जिस तरह कुछ लोग पंजाब में जो जनूबी पंजाब है या जैसा मियाँ वाली के लोग हैं, वहाँ से कोई ट्रक आता है तो वो लाला आताउल्ला की तस्वीर बनवाना पसंद करते हैं। अच्छा। कि हमें जो उनकी तस्वीर बना दें। फिर वो ट्रक जब चल रहा होता है, चला रहे होते हैं, तो वो लाला आताउल्ला के गाने सुनने जो उनसे हैं वो भी पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब ये हर एक का मिजाज है ना, और ट्रक ड्राइवरों के बारे में ये मशहूर भी है कि उनका मिजाज अलग ही होता है, क्योंकि वो अक्सर चाय का भी हवाला देते हैं कि ट्रक ड्राइवरों वाली चाय बनाई है। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेके ना अपने सफ़र पे जा रहा होता है, तो वो एक लंबे सफ़र पे होता है और इसमें कोई रेस्ट नहीं होता। हाँ, फिर ये कि वो अपने घर से भी दूर होता है, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों दोस्तों से भी दूर होता है। बिल्कुल। तो वो ये कि ज़हनी तौर पर भी थका हुआ होता है और जिस्मानी तौर पर ना, कि वो ट्रक जब वो चला रहा था तो वो कंटिन्यू सफ़र में होता है, उसके में रेस्ट नहीं होती। यानी कि एक ट्रक अगर लाहौर से चला, उसे पेशावर जाना है, तो पेशावर से उसे वही टाइम मिलेगा अनलोडिंग का, जितनी देर में जो सामान उस पर लदा हुआ है वो अनलोड हुआ है। उसके बाद नया सामान लोड होगा, फिर उसे कहेंगे आपका डेस्टिनेशन कराची है। तो इस तरह वो चलते रहते हैं, उनमें रेस्ट नहीं है। अच्छा। इस वजह से वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थके होते हैं, तो अपने आप को महसूस करने के लिए, अपने ज़हन को तरोताज़ा रखने के लिए, क्योंकि लाला ताला के अक्सर दुखी गाने होते हैं, तो वो सुन के वो महसूस होते हैं।
बिल्कुल। और ये जो आपको ट्रक आर्ट की पोइट्री नजर आ रही है, फनी पोइट्री, हाँ। इसमें मैसेज भी होता है, इसमें आपको एक चीज से मना भी किया जाता है और आपको महसूस भी कर रहे होते हैं, महसूस एक ही भी वक्त कर में। रहे होते हैं। तो अक्सर ट्रक के पीछे इस किस्म के फनी जो शेर होते हैं वो लिखवाते हैं। अच्छा, बल्कि मैं साथ साथ आपको दिखाना भी चाहूंगी कि बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जिसपे इनाम साहब ने ट्रक आर्ट के जो शाहकार हैं वो बनाए हैं। ये बैग्स भी हैं, बैग्स पे भी, बल्कि अच्छा ये बैग्स पे तो चले इनाम साहब ने ट्रक आर्ट के ये थोड़ी सी पेंटिंग की है। मैं कुछ अर्सा पहले देख रही थी, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की पेंटिंग, इसी तरह के फूल बनाए जा रहे थे। तो मैं वही सोच रही थी, फर्क तो कोई नहीं है, चाहे हमारा ये ट्रक आर्ट बनाने वाला कोई शख्स है या कोई बड़ा ब्रांड बनाने वाला शख्स है, चीज़ तो एक ही है, बस कीमत मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा चलिए, मैं आपको ये खूबसूरत खूबसूरत सी कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये एक छोटा सा जूता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा इन्होंने बनाया। अच्छा, इस पर शेर भी लिखा हुआ है, शेर आपको मैं सुनाती हूँ। ना छेड़ मलंगा नू। ये जूता भी आप पहले देखें, फिर इस हवाले से हम बात भी करते हैं। खूबसूरत से, इतना खूबसूरत डिजाइन है, इतना जबरदस्त। अच्छा, एक और जूता भी है, मैं वो भी पहले देखना चाह रही हूँ। ये अच्छा, ये जनाब ये बड़े किसी बंदे का जूता है, एक बहुत बड़ा पाँव है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा ये जूता लग रहा है, और जिसका भी पाँव है बहुत बड़ा पाँव है ये। तो इनाम साहब ये बताएं कि जूतों पर ये ट्रक आर्ट का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि जूतों पे किसी ने ट्रक आर्ट बनाया हो, ज़्यादा हम देखते हैं अच्छा चलें आपने ट्रकों पे बना लिया या किसी ने रिक्शों पे बना लिया, या फिर इसके अलावा लोग अब अपने घरों में कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट मिजाज के लोग होते हैं अपने घरों में इस तरह का थोड़ा पेंट करते हैं। हाँ जी, तो असल में ना ये आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा। अभी यहाँ ट्रक आर्ट हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये सारा मीडिया डिजिटाइज हो गया, यानी कि हैंडमेड काम जो उनसे ना अब वो थ्रू कंप्यूटर हो गया, उस चीज़ पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग हो जाती है और उसकी प्रिंट भी हो जाता है और स्टिकर भी वो पेस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पिंडी में वर्कशॉप थी, पेशावर में थी, कराची में थी, यहाँ जब 20 वर्कशॉप थी ना जहाँ ट्रक पेंट होते थे, अब वो कम हो के वहाँ आपको 5 वर्कशॉप 2 वर्कशॉप मिलेंगे। अच्छा, तो इस वजह से ट्रक आर्टिस्ट भी जो उनसे कम हो गए। अच्छा, ये काम कम हुआ है तो जितने ट्रक आर्टिस्ट थे उनकी रोजी रोटी के हवाले से कितना असर पड़ा है उस पर? उसका असर ये है कि अब तो जो है ना जब का इसका मतलब कि फैशन इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट किया है। असल में पहले जो है ना यहाँ पाकिस्तान में ट्रक आर्ट को इतना मतलब कि लोग एक्नॉलेज नहीं करते इतना थे ज्यादा, हाँ, लोग ध्यान भी नहीं देते हमारे थे। यहाँ जो आर्ट कॉलेज हैं, मतलब कि सपोज NC है या और फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेज हैं, वो जो बाकी जो आर्ट फॉर्म है ना उसको तो वो आर्ट मानते थे, लेकिन ट्रक आर्ट को वो आर्ट फॉर्म में नहीं मानते थे। वो कहते हैं जी मिनिएचर जो है वो आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मुगल आर्ट, फ्रेस्कोज, कैलीग्राफी, ये सब आर्ट हैं। ठीक है, उन्हें इसको वो आर्ट नहीं मानते थे। ठीक है, तो फिर ये है कि हमारे दोस्त ही हैं एक कराची से ट्रक आर्टिस्ट ना, तो वो फिर एक बेडफोर्ड ट्रक को लंदन लेकर गए। अच्छा, बिल्कुल, एक फॉरनर ने हाँ जी, मैं वही अभी बता भी रही थी कि लंदन में भी इस तरह के ट्रक देखे गए थे जी। तो वहाँ फिर ये है कि उन्होंने वहाँ स्मिथसोनियन म्यूजियम है उसके अंदर उस ट्रक को डिस्प्ले के लिए वहाँ जगह मिली। तो फिर ये है कि अंग्रेजों ने इसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और इसको ट्रक आर्ट का नाम दिया। असल में इसका जो लोकल लैंग्वेज में नाम है वो फूल पत्ती है। अच्छा, फूल पत्ती लोकल लैंग्वेज में है, अंग्रेजों ने इसका नाम अंग्रेजों ने ट्रक आर्ट का नाम दिया है। तो ये नहीं कि ये अगर कोई ट्रक ओनर या ट्रक ड्राइवर जाता है हमारे पास आता है ट्रक पेंट करवाने के लिए, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे ट्रक आर्ट कर दो, वो कहते हैं मेरे ट्रक पे फूल पत्ती कर दो। अच्छा, इनाम साहब, बाहर के मुल्क में आपके ख्याल में यहाँ के निस्बत ज्यादा पसंद किया जाता है ट्रक आर्ट? क्योंकि मैं जैसे भी रिक्शों का भी हवाला दे रही थी कि मैंने देखा यूके में भी कुछ ऐसे रिक्शे लोगों ने निकाले जो कि उनके ऊपर ट्रक आर्ट बना हुआ था। असल में यहाँ के जो लोग हैं ना वो ट्रक आर्ट को क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह देखते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो उतने इतना वो मतलब कि मुतासिर नहीं करता। अच्छा, तो ये दूसरा इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया में वाहिद आर्ट है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कैलीग्राफी ये इंडिया में नहीं होता? इंडिया में होता है लेकिन वो इतना मतलब कि अच्छा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा इसको कहना चाहिए वो एक्नॉलेज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं है। बल्कि सन 2013 में जो है ना, मैं और हमारी टीम जो सी हम कोलकाता में गए थे, वहाँ दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने स्पेशल हमें यहाँ से इनवाइट किया था और हमको 5 बंदों का ग्रुप वहाँ गया था और उनका जो दुर्गा पूजा पंडाल होता है उसको पूरा हमने ट्रक आर्ट में डेकोरेट किया था। अच्छा,
क्योंकि वहाँ दुर्गा पूजा के ये थे कि वो हर साल जो वहाँ की आर्टिस्ट हैं, जो ज्यूरी है, वो फैसला करते हैं कि इस दफ़ा हमने ना इंडिया में, क्योंकि बहुत आर्ट होते हैं वहाँ, ये है कि राजस्थानी आर्ट, मीना तोरी आर्ट और काफ़ी वहाँ डिफरेंट टाइप इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के आर्ट हैं, तो बिल्कुल। वो हर दफ़ा जो उनकी ज्यूरी है वो फैसला करती है कि इस दफ़ा हमने अपना जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल है उसको, उनकी जो इनर वॉल्स हैं और पूरा जो एनवायरनमेंट, उसको इसी आर्ट में करना है। अच्छा, तो सन 2013 में उन्होंने फैसला किया कि हमने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट करवाना है। वाह। उसके लिए फिर उन्होंने हमें वहाँ से इनवाइट किया और हमारी टीम गई, तकरीबन 1 महीना हम उधर रहे और वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा मतलब कि एक्नॉलेज किया, बड़े बड़े वहाँ अच्छा, मतलब मतलब ये स्टार भी देखें आए कि हुए हम थे। लोग अपने यहाँ पर जो ट्रक आर्ट है उसको इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। हम अक्सर जीटी रोड या मेन रोड पे जा रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास से ऐसा कोई ट्रक गुजरे ना, हम बस एक नज़र देख के तो बाकी अपनी जो पहले की कोई मसरूफियत होती है उसमें मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा इनाम साहब, आपके ये जो भी मैं जूतों पर ये आर्ट देख रही थी, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के जूते हैं जिन पे आपने ट्रक आर्ट किया है। अब तो खैर लोग अगर ऐसा कोई काम करें तो हल्का फुल्का सस्ता जूता या कोई सस्ती चीजें ले लेते हैं, आपने अच्छे जूतों पे किया है। इनके क्या आप इनको सेल भी करते हैं? हाँ जी, इसको मतलब कि मेरा जैसा कि बताया कि मेरा लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट के नाम से ब्रांड्स है। अच्छा, तो हम ये कि इसमें जो पाकिस्तानी जो पंजाब का ट्रेडिशनल जो वुडन हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर भी हम ट्रक आर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर लेडीज जो वेयरिंग एक्सेसरीज हैं, लाइक खुस्से हो गए, खेड़ीज हो गई, ये स्नीकर हो गए, बाकी लेडीज मतलब कि शॉल्स हैं, सूट्स हैं, उनके ऊपर भी मैं ट्रक आर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे रिक्शे और ये ट्रक बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब आपने बहुत प्यारा काम किया है। तो बैग्स भी खवातीन ऐसे के शौक से लेती हैं? हाँ जी, बैग्स भी बिल्कुल है, ये पाकिस्तान में लेते हैं, बल्कि चीज़ें मैं यहाँ से मतलब दुबई भी भेज रहा हूँ, बाकी हाँ USA भी, UK भी भेज रहा हूँ। तो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? वहाँ से बल्कि यहाँ की निस्बत वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ के लोग इसको ज्यादा मतलब कि लाइक करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और इससे क्योंकि ये एक मुनफरिद आर्ट है। बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री है ना, आपको पता नहीं चलता कि किसको क्या क्लिक कर जाए, क्या चीज अच्छी लग जाए और वो कह ले कि अच्छा नहीं मुझे बस ये चीज चाहिए, चाहे वो लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो। तो अगर हम बात करें कीमत, क्या मतलब पूछना तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी लोगों की एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि उनको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए इस हवाले से। आप क्या इसका चार्ज करते हैं? इसका जो है वो मतलब कि यहाँ पाकिस्तान में तो इसका तकरीबन 4 से 5,000 है। अच्छा, तो अगर हम बाहर भेजें, दुबई भेजें, UK या मतलब कि USA वगैरह भेजें, तो फिर इसका वहाँ के साथ तकरीबन कोई 7,000 या 8,000, क्योंकि सारी से बात है टैक्स भी बीच में लगता है और भी आने जाने का भी जो एक किराया कह लें आप वो भी लगता है। अच्छा, जूते क्या लोग अपने खुद लेकर आते हैं आपके पास कि इस पे आर्ट कर दें, या फिर आप अपनी मर्जी से कहते हैं अच्छा नहीं मेरे पास ये जूते पड़े हुए हैं? वो ये कि कुछ तो हमारे पास रैंडम कस्टमर होते हैं, बाकी ये कि कुछ फैशन ब्रांड है, मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ना ये शूज के ऊपर और कपड़ों के ऊपर इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप भी अपने काम को कमर्शलाइज कर रहे हैं अब? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो इसके जो पहले आप जो काम कर रहे थे उसके बाद और अब, जैसे कि आपने कहा कि आप कुछ ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं, कितना आपको डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये है कि पहले जो है हमारा डिपेंड जो है वो मतलब कि लिमिटेड था, ठीक है, हमारे पास ट्रक्स वगैरह आते थे, लेकिन उसकी हमें पाकिस्तान के हिसाब से ना उसकी जो हमें मतलब कि उजरत है या उसकी जो मजदूरी है वो भी एक मतलब के, क्योंकि मुख्तलिफ एक जगह 10 वर्कशॉप है ना, फिर कंपटीशन भी होता है, तो उजरत हमें मुनासिब मिलती थी। लेकिन जब का हमने मतलब कि इस काम को मतलब कि डिजिटाइज किया और इस तरह हम फैशन ब्रांड के साथ अटैच हुए हैं, तो हमारा जो मतलब कि ना डिपेंड है वो मतलब काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, वैसे अक्सर मतलब जहन में ख्याल ये आता है ना कि जो ब्रांड्स हैं, वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो जो चीज़ें बनवाते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बैग्स हैं, जूते हैं, वो जिन लोगों से बनवाते हैं उनको कम उजरत देते हैं, खुद वो ज़्यादा इसका प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या आपके इस काम में भी कुछ ऐसा मसला होता है? हाँ जी, इसमें कोई ऐसा मसला होता है, लेकिन ये कि अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं ना, आपको उजरत अच्छी मिल जाती है कि आप कहते हैं ठीक है ये हमें जो मिला है वो अच्छा है? उजरत जो उनसी है वो जो हम ब्रांड के साथ काम करते हैं तो हमारे उनके साथ ना लिमिटेड या कुछ हमारे स्पेसिफिक रेट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब रैंडम हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनसे हम अच्छा भी रेट ले लेते हैं। अच्छा, और बाकी जो बाहर से है ना, मतलब कि जैसा मैं दुबई में फैशन ब्रांड है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, एक UK में है, USA में है, तो वो हमें अच्छा पे करते हैं। आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ और भी लोग हैं जो, क्योंकि आप कहते हैं कि आप पूरी कंपनी चला रहे हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह काम करते हैं? वो ये है कि हमारी टीम है, हम मतलब कि कराची में जो उनसे हैं वहाँ हमारे दोस्त हैं ट्रक आर्टिस्ट, इधर रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, तो हम आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ ना। अच्छा, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मसलन जैसा कोई होटल वगैरह पेंट करना, आजकल होटलिंग का
में ट्रक आर्ट से सारा एनवायरनमेंट कवर, हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अक्सर ये केपी में हम देखते हैं कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के अक्सर होटल्स में इस तरह की आर्ट बहुत ज्यादा हुआ होता है, पेंटिंग्स या इस तरह की चीजें बहुत बनी होती हैं। तो वो फिर हम टीम वर्क्स जो उनसे है ना, मतलब कि बंदे वहाँ से आ जाते हैं, फिर हम 5-6 बंदों का ग्रुप होता है। अच्छा। तो क्योंकि वो अकेला बंदा तो फिर नहीं कर सकता ना, तो वो फिर हम मिल के जो है ना, जो प्रोजेक्ट बड़ा हो, फिर हम कंबाइंड जो है वो हम काम करते हैं। अच्छा इनाम साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो आर्ट सोसाइटी है या जो इस हवाले से जो अथॉरिटी है, वो इस सिलसिले में इस आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? असल में पहले तो इतना नहीं करते थे, ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं वो इसको इतना मतलब कि वो करते नहीं थे, एक्नॉलेज नहीं करते थे। अब जब जैसा मतलब कि ये दुबई एक्सपो हो रहा है, तो वहाँ से ये कि जो KPK की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से हमारी एक दोस्त है आर्टिस्ट, उनको वो वहाँ लेकर गए हैं। तो इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को भी ये इकदाम करना चाहिए कि वो ये यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, इस किस्म की जो एग्जीबिशन जो आउट ऑफ कंट्री या कंट्री के अंदर होती हैं, तो वहाँ के जो इस ट्रक आर्टिस्ट या आर्टिजन है उन्हें मतलब कि इनवाइट करना चाहिए, ताकि वो अपना जो काम है वो लेकर आएँ और लोगों को, दुनिया को दिखाएं। और ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये खाली कलर नहीं है। अच्छा। हम ट्रक आर्टिस्ट का मतलब कि हमारा जो बेसिक मकसद है ना, कि हम कलर्स के ज़रिए पूरी दुनिया में अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम जो है ना वो फैलाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया को नजर आए, रंग बिरंगा इमेज भी जाए। हाँ, तो ये कलर क्या पक्के होते हैं? मतलब ये तो नहीं कि जरा सा पानी पड़ा और वो कलर उतर गया? नहीं, ये पक्के कलर हैं, क्योंकि जब हम ब्रांड्स के लिए काम करते हैं ना, या आउट ऑफ कंट्री हम चीज़ें भेजते हैं, उसकी जो क्वालिटी वाइज, ये जो स्नीकर्स हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये जो बैग्स हैं इनके भी हम क्वालिटी वाइज जो है ना वो अच्छा मटेरियल जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा चलें, आपके साथ मुझे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी चीज़ें देखे तो खास तौर पे मुझे बहुत मज़ा आया। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि ट्रक आर्ट से सजी हुई हैं। एक बात मैं करना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल मतलब के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे आखिर में पैगाम ये है कि एक तो जो ट्रक आर्ट सीखने वाले लोग हैं ना, जो क्योंकि ये हमारा विरसा है, बिल्कुल, और ये आस्ता आस्ता जो है ना ये ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रक्स पे काम कम हो गया है। तो जो ट्रक आर्टिस्ट हैं वो मतलब उनका डिपेंड भी वीक हो गया है, वो नहीं कर सकते। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट के जो आर्ट कॉलेज हैं, उन्हें चाहिए कि वो ट्रक आर्ट को एज ए सब्जेक्ट जो है ना अपने बिल्कुल कोर्स के अंदर शामिल करें, और ट्रक आर्टिस्ट को एज ए वहाँ टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर वो हायर करें, ताकि उनका एक तो रोजगार जो है वो भी बने, और साथ में उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को भी पता चले और दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क में किस किस्म के आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, और किस तरह का आर्ट है जो कि पाकिस्तान का है। इतना खूबसूरत हमारा ये आर्ट है, हमारा कल्चर है, हमें इसको दुनिया में प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बुलाया और एक्नॉलेज किया आपने। बिल्कुल, ये भी हम उन लोगों का काम भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो कि अब कहीं ना कहीं मादूम होता जा रहा है। तो हमने भी एक छोटी सी अदना सी कोशिश की कि हम अपने ट्रक आर्ट को एक बार फिर से लोगों के सामने लेकर आए, उनको दिखाएं कि हमारे मुल्क में कितना खूबसूरत काम है। इनाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए हैं। छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों के मसाइल के हवाले से, खासतौर पे दांतों के मसाइल के हवाले से भी आज बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उनका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, और अक्सर बच्चों को लूज मोशन भी लग जाते हैं, और कई मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पर जो पहली मरतबा माँ बनती हैं ख़वातीन, वो तो एकदम से हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाती हैं, अच्छा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बच्चे का मिजाज ऐसा है, इसको कैसे हैंडल करें। तो कुछ बच्चों के हवाले से मिथ्स भी पाई जाती हैं कि अच्छा अगर बच्चों को ये चीज़ देंगे तो बच्चों के दांत ख़राब हो जाएंगे, वो चीज़ देंगे तो उनके दांत ऊंचे हो जाएंगे, या इस तरह के मसाइल, या बच्चों को अगर ये चीज़ हम खिलाएंगे तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा। क्या ये बातें वाकई हकीकत में भी हैं या सिर्फ मिथ्स हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर ईशा ताहिर हैं, डेंटिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले मेरा सवाल जो है एक माँ के तौर पर भी, वो ये है कि जब बच्चों की टीथिंग हो रही होती है, बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, तो उनका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, अक्सर माओ से हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। टीथिंग एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है बच्चों के लिए, उनके गम्स स्वॉलन हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं, रेड हो जाते हैं,
तो बच्चों को थोड़ा सा टेम्परेचर भी रहता है, लाइक उनका बॉडी टेम्परेचर वैसा हमारा ऑप्टिमम 37 होता है, बट इट गोज अबव 38 ना। अच्छा। तो बच्चों को बुखार भी रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाया पिया नहीं जा रहा होता, तो ये वाकई एक माँ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। और इस दौरान ये हम कर सकते हैं कि बच्चों को जो उनके गम्स हैं जो स्वॉलन हुए होंगे, रेड हुए होंगे, उस टाइम हम उनके गम्स को रब करें कॉटन गॉज के साथ। इसके अलावा आप टीथर जो होता है, अक्सर आपने सुना है कि टीथर्स देती हैं माएँ बच्चों को, तो उन टीथर्स को अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में अगर रख दें और वो फ्रीज हुआ हुआ टीथर बच्चों को दें तो वो उनको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट लेके आएगा। अच्छा, मतलब जो ठंडी चीज है वो उनके दांतों में थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट लेकर आएगी। थोड़ा सा उनको सुन कर देती है गम्स को और स्वॉलन, और बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को थोड़ी सी हार्ड चीज़ें आपने अवॉइड करनी है इस दौरान, क्योंकि उनके गम्स ऑलरेडी बहुत पेनफुल चीज़ से गुजरे होते हैं, तो इट कैन कॉज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ना। अच्छा। इसके अलावा आप बच्चों को पेन किलर माएँ अक्सर ब्रूफेन सिरप दे देती हैं, तो इट इज़ गुड, आप दे सकते हैं। कुछ टैबलेट्स भी होती है ना, देते हैं कि उससे बच्चों की वो जो इरिटेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल वो देते हैं, बट यही सेम काम ब्रूफेन सिरप या पेनाडोल सिरप करते हैं, तो आई थिंक आपको वो दे देना चाहिए। अच्छा, वो दे सकते हैं, मतलब इतने छोटे बच्चे को ये दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इवन आप ये जो स्पून होते हैं स्टेनलेस स्टील का, हमारे घरों में जो स्पून यूज होता है, आप इस स्पून को थोड़ी देर के लिए फ्रीज करके वो फ्रीज हुआ स्पून बच्चे के मुंह में रख दें। अच्छा। तो बेसिकली हमने उसको पेन रिलीफ करना है और सूदिंग इफेक्ट लेके आना है, तो ये फ्रीज हुई हुई चीजें जो होती हैं उनसे रिलैक्स हो जाते हैं। वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, एक अब मैं कुछ मिथ्स के हवाले से बात करना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि बच्चों को पेसिफायर नहीं दें, जिसको हम चूसनी भी बोलते हैं, कि ये नहीं दें, इससे बच्चों के दांत ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ खवातीन इधर बच्चा पैदा हुआ और तीसरे चौथे दिन बच्चे को पेसिफायर दे देते हैं। पेसिफायर एक खास हद तक आप यूज करें, ये नहीं कि बच्चा 2 साल का हो गया या इससे अबव हो रहा है तो आप बच्चे के मुंह में पेसिफायर ऑल द टाइम रखें, ऐसा नहीं है। बस एक 1 ईयर तक आप दे सकते हैं, इसको हम नॉर्मल करेंगे, बट आफ्टर 2 इयर्स ये एक नॉर्मल चीज कंसिडर की जाती है। अच्छा। इवन थंब सकिंग आपने अक्सर देखा है बच्चों को थंब सकिंग करते हुए, ये भी एक एबनॉर्मल और नॉर्मल लेवल्स पे होती है। लाइक अगर आप 5 साल का बच्चा है वो थंब सकिंग कर रहा है, तो उसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे, बिकॉज उस दौरान उसके जॉज ग्रोथ कर रहे होते हैं, दांत ग्रो कर रहे होते हैं, तो एक पेसिफायर जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मतलब वो बच्चों के दांतों पे इसका बैड इफेक्ट इसका होता है? बिल्कुल बैड इफेक्ट होता है। बच्चों के जो दांत है वो, ये जो लोअर लिप होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अपर लिप जो होता है वो थिन रहता है इससे, ठीक है। पेसिफायर से ये होता है कि आपके दांत ऊपर वाले ऊंचे रहते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, लाइक मुंह खुला रह जाता है आपका। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो आपका तालू होता है पैलेट, वो थोड़ा सा डीप चला जाता है, बिकॉज एक कांस्टेंट प्रेशर थंब का लग रहा होता है पैलेट पे ना, तो इसलिए थोड़ा सा वीक, मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तालू ऊंचा हो जाता है तो इससे फिर बच्चे पे क्या इफेक्ट? लॉन्ग फेस हो जाता है बच्चे का। ये चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी वैसे वाकई, क्योंकि मेरा बच्चा भी पेसिफायर लेता था और खैर 2 साल से पहले उसने छोड़ दिया, उसने खुद ही छोड़ दिया। एक हद तक देना चाहिए पेसिफायर, और थंब सकिंग हैबिट्स बच्चों में बहुत कॉमन है, तो एक हद तक रखी जाए, बट आफ्टर 3-4 इयर्स इनको अवॉइड ही किया जाए। अच्छा, वो जो बॉटल फीडिंग वाला भी एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पे, बल्कि मिथ कहना चाहिए कि लोग कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चे के पेट में जरासीम जाते हैं या नहीं देना चाहिए, या इससे भी दांतों के मसाइल होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ना चबाना शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ माएँ होती हैं रात को सोते वक्त बच्चों के मुंह में फीडर लगा देती हैं और उनको याद नहीं रहता कि वो निकालना भी है, और सारी रात वो बच्चों के मुंह में रहते हैं, तो एक कांस्टेंट ओरल कैविटी जो मुंह है उसमें एक कॉन्स्टेंटली शुगर्स रहती हैं। लाइक आप बच्चे ने अगर फीडर मुंह में रखा हुआ है तो वो एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है शुगर्स का, तो हमें बच्चों के मुंह से वो निकाल देना चाहिए जब उनका फीडर खत्म हो जाए, क्योंकि अगर जितनी देर तक दांतों का दूध के साथ कांटेक्ट रहेगा और दूध में शुगर्स हैं उतना हार्मफुल इफेक्ट आएगा। बेबी बॉटल कैरीज सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, और ये परमानेंट डेंटिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, 1.5 से 2 साल का जो बच्चा है उसके ऑलमोस्ट दांत सारे आ जाते हैं, 2 साल की एज तक बच्चे के दांत कंप्लीट हो चुके होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या बच्चे को इस टाइम पे टूथपेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल। और कब से बल्कि बच्चे की ब्रशिंग स्टार्ट करवानी चाहिए? अगर आप बच्चे के मुंह में एक दांत भी आ जाता है तो हमें उसको भी ब्रश करना। अच्छा, एक दांत को तो भी उसके बाकी जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे पेन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक सॉफ्ट टूथ ब्रश, बच्चों के लिए खास सॉफ्ट टूथ ब्रशेस होते हैं, तो मुंह में अगर एक दांत भी अगर आ जाता है, उसका एक छोटा सा लाइक व्हाइट कलर का आपको एक पोर्शन नजर आ जाता है, तो आपने उसको ब्रश करना है। अच्छा, बिकॉज उसका कांटेक्ट स्टार्ट हो गया आपके शुगर्स के साथ, आपके फूड के साथ, आपकी ओरल कैविटी एनवायरनमेंट के साथ,
तो एक दांत भी आपको ब्रश कर दें। बाकी बात रही टूथपेस्ट की, तो बच्चों के लिए हम फ्लोराइड टूथपेस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो चावल के दाने के बराबर आपने यूज़ करनी है। चावल के दाने के बराबर, ठीक है। बहुत थोड़ी, क्योंकि फ्लोराइड ज़्यादा भी हम नहीं दे सकते बच्चों को, फ्लोरोसिस हो सकता है, और कम भी नहीं देना क्योंकि बच्चों को फ्लोराइड की ज़रूरत है उनके दांतों को। तो बच्चों के लिए एक टूथपेस्ट है प्रोडेंट ABC, उसमें फ्लोराइड कंटेंट उतना ऑप्टिमम है जितना बच्चों को चाहिए। अच्छा, क्योंकि अक्सर बच्चे टूथपेस्ट खा लेते हैं ना, वो ब्रश के ऊपर वो मीठी मीठी सी होती है, तो वो बिल्कुल ये हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों को खाना शुरू कर देते, उसको सक करना शुरू कर देते जो ब्रश होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 6 मंथ्स का बच्चे के अगर आप ब्रशिंग करवा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो खाएगा उससे, लेकिन वो एक हार्मफुल नहीं है। टूथपेस्ट प्रोडेंट ABC टूथपेस्ट है, वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप अपने बच्चों को वो दें, उसके साथ ब्रशिंग करवाएं। और सॉफ्ट टूथ ब्रश एक होता है मार्केट में, चावल के दाने के बराबर आपने उनको पेस्ट देनी है, उसके साथ प्रॉपर आपने उसको अच्छी तरह एक एक हिस्सा साफ करना है दांत का। अच्छा, इसके अलावा कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो ब्रशिंग नहीं करवा सकती, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप एक वार्म गॉज जो होती है कॉटन, उसको थोड़ा सा गीला करके बच्चों के दांत को साफ करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने मुझे टिप दे दी। जिनको है कि बच्चे टूथपेस्ट खाते जा रहे हैं, वो एक छोटा सा कपड़ा गीला करके साफ, गॉज एक मिलती है मेडिकल स्टोर से, बिल्कुल मिलती है, उसके साथ बच्चे के सारे दांत साफ कर दें। आफ्टर मिल्क इनटेक या कोई भी शुगर बच्चे ले रहे हैं, उसके साथ ये साफ करते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है ना कि बच्चे जो स्वीट्स खाते हैं उससे दांतों को कीड़ा लग जाता है, बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। बिल्कुल। तो बच्चे में कितनी ज़्यादा इस चीज़ की वो होती है, ये कहना चाहिए कि फ़ौरन उसके दांत जो हैं इसके कीड़े के असर में आ जाते हैं, और किस हद तक, मतलब कितनी क्वांटिटी में ये स्वीट्स वो बच्चा खा रहा है तो जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस क्वांटिटी में खा रहा है इसलिए इसके दांत को कीड़ा लगा है। बिल्कुल, एक फ्रीक्वेंट इनटेक अगर आप शुगर्स की कर रहे हैं, लाइक आप हर घंटे बाद बच्चे को एक चॉकलेट या कैंडी या फजी कैंडी आप दे रहे हैं, तो एक कॉन्स्टेंट ओरल एनवायरनमेंट जो आपके मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो शुगर रहेगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया लव्स शुगर्स और वो उस पर फर्मेंटेशन करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और बच्चों के टीथ जो होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं केरीज के, क्योंकि बच्चों की इनामल लेयर एडल्ट्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू केरीज। तो हमें अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है तो वही आपका तरीका है, ब्रशिंग करवाएं आप ट्वाइस, सोने नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, या आप डैम कॉटन पीस लेके उसके साथ उस सारे दांतों को साफ करें। एक एक दांत आपने साफ करना है बच्चे का। अच्छा। अगर बच्चा बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, अच्छा, तो ये चीज लेकिन 4-5 से 6 साल की उम्र में दूध के दांत भी बच्चे के, जाहिर सी बात है, वो गिरते हैं, जो दांत गिरते हैं फिर उसके बाद दोबारा नए निकलते हैं। अगर इस एज से पहले बच्चे के दांत में कीड़ा लग जाए तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि नहीं ये जो आप आगे दांत दिखलेंगे उनमें भी होगा? अगर तो दूध के दांत में कीड़ा है तो दूध के दांत के बिल्कुल नीचे परमानेंट दांत पड़ा हुआ है, तो हमने दूध के दांत को मैक्सिमम सेव करना है ताकि हमारा परमानेंट जो दांत है उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज परमानेंट जो होगी वो परमानेंट रहेगा, वो हमारे साथ 50-60 ईयर्स तक रहते हैं। तो हमने अपने उस परमानेंट टूथ की लाइफ को सेव करना है। दैट्स वाई हम अपने मिल्की टूथ की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिल्कुल नीचे हमारा परमानेंट पड़ा हुआ है और यू नो जर्म्स ट्रैवल करते हैं नीचे तक, तो ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर ईशा, क्या ये बच्चे के तमाम दूध के दांत गिरते हैं, मतलब क्या उसकी दाढ़ वगैरह भी बीच में आती है या दाढ़ भी नहीं निकलती है? मुझे इस क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज हूँ कि शायद बच्चों की दाढ़ भी दोबारा निकलती है। जी जी बिल्कुल, बच्चों में टोटल जो ऊपर मैक्सिला और मैंडिबल में दे आर टोटल 20 टीथ, ठीक है, जिनको हमने रिप्लेस करना है विद 32 परमानेंट टीथ के साथ, तो बच्चे का एक एक दांत गिरता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो सारे पीछे से लेकर आगे तक के सारे दांत बच्चों के गिरते हैं। बिल्कुल एक एज लेवल है कि इस एज पे ये वाला दांत गिरेगा, आगे वाला, पीछे वाला, तो वो उस एज के अकॉर्डिंग गिरते हैं दांत और नए परमानेंट डेंटिशन। मतलब अगर आपके बच्चे की दाढ़ों में कीड़ा लग गया है तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो है, लेकिन साथ थोड़ी तसल्ली ये भी है कि नया निकलेगा तो शायद वो साफ सुथरा दांत होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। एक चांस है हमारे पास, एक चांस है अभी हमारे पास, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हो। अच्छा, जैसे कि अभी हम टूथ ब्रशिंग की बात कर रहे थे बच्चों की, तो अगर बच्चे को किस टाइम पे, एक तो हमें उसको करवाना चाहिए, आपने कहा कि जैसे ही मतलब वो मिल्क लेता है, मिल्क इनटेक है या कुछ भी है तो करें, लेकिन अगर हम ब्रश करवाते हैं तो क्या जैसे बड़ों का होता है कि दिन में 2 टाइम तो लाजमी करें, बिल्कुल, तो बच्चों का भी इसी तरह है? बिल्कुल, बच्चों का भी इस तरह ही है, नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अच्छा, आपने ब्रशिंग करवानी है, सेम फॉर एडल्ट्स, बड़ों को भी ऐसे ही करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद और खाने से पहले, सोने से पहले ये आपने लाजमी ब्रश करवाना है। अच्छा। ये बेसिकली जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं।
अच्छा, और कुछ बच्चे होते हैं उनके दांतों में दर्द भी रहता है, लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हम इतनी छोटी एज में बच्चे को इस तरह की मेडिसिन नहीं दे सकते जो कि बड़े यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए क्या? अगर तो कुछ ऐसी तकलीफ हैं दांतों की बच्चों की जो मेडिसिन से नहीं रिलीफ हो सकती, उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उनको हम फिलिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट रूट कैनाल प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों के, और उसमें क्राउनिंग्स भी होती हैं बच्चों की। कुछ ऐसी तकलीफ हैं जो आपकी मेडिसिन इंटेक से नहीं ठीक हो सकती, दे नीड टू बी ट्रीटेड। अच्छा, सो दरमियान में मैं ये भी मेंशन करती जाऊँ कि आई प्रैक्टिस इन इवनिंग इन अ डेंटल स्क्वायर क्लिनिक विच इज़ लोकेटेड ऑन EME कैनाल रोड, मेन कैनाल रोड पे, and we have expertise for pediatric dentition. So if anyone wants to visit us, तो he or she can welcome, हम उसको वेलकम करते हैं, because we have a best team for pediatrics. हम बच्चों की हमारे पास बेस्ट टीम है, we have female surgeons. बच्चे ज़रा फीमेल्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं तो हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बच्चे नहीं डरते हमसे। ऐसे ही तो हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपके बच्चे की कोई भी तकलीफ है या कोई भी आपको, मतलब बड़ों की भी कोई तकलीफ है तो वो भी बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमारे पाकिस्तान में एक कॉमन इशू है दांतों का, बिल्कुल हर बंदे का, हर दूसरे बंदे को, मेरा ख्याल है 10 में से 8 लोगों को तो दांतों का मसला है। इवन हम डेंटिस्ट को भी कभी-कभी डेंटल यूनिट पे बैठना पड़ जाता है अपने मसलों के लिए। ये नहीं कि हम अगर हैं तो हमारे सारे दांत ठीक है, कभी हमें मसला हो जाता है। चलिए मुझे ये बात बताएं, जो डेंटिस्ट हैं उनको अगर पता है कि अच्छा मेरी दांत में ये कैविटी है या ये मसला है, तो वो दूसरे डॉक्टर को कैसे बताते हैं अच्छा ये मसला है, इसका इसी तरह ट्रीट करना है, या बस दूसरे डॉक्टर पे छोड़ देते हैं कि नहीं तुम्हें पता है तुम करो? अगर एक अच्छे डॉक्टर के साथ आपका वास्ता हो रहा है तो आई थिंक उस पर छोड़ देना चाहिए। बट कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे दांत में ये मसला चल रहा है, वो मसला चल रहा है, तो मैं उसको इग्नोर नहीं करती, मैं उसको नज़र में रखती हूँ। लाइक मैं डेली उसको वॉच करती हूँ, अच्छा ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है कि इसका डिक्लाइन हो रहा है, ये मैं सारा कुछ देखती हूँ। बट वही बात है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी बन जाता है, उसके उस दांत का इलाज हमें कराना पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा मेरा ख्याल है ये वो टाइम होता है जब हमें पेन स्टार्ट होती है। बिल्कुल, उससे पहले हम नहीं जाते। ये अगर आप हमारी बात करें तो नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है कि अगर हमने इस चीज़ को इग्नोर किया तो घर में सारा कुछ है ना, मशीनरी सब कुछ, इसलिए आप लोगों को पता होता है कि हम बस। लेकिन पाकिस्तान की आधी आवाम जो है वो तब हमारे पास आती है जब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि डेंटल के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट अगर आप इसको इग्नोर करेंगे उतने ज़्यादा ही इस पे पैसे लगेंगे। अगर तकलीफ छोटी है तो उसी टाइम इसको आके कवर कर लें, क्योंकि अगर आपने उसको इग्नोर किया, दवाई खाई, ये किया वो किया, लौंग रख ली मुंह में, कभी कुछ रख लिया, तो आप इसके एक तो पैसे भी भरा रहे हैं और अपनी तकलीफ भी भरा रहे हैं। अच्छा, जैसे घरेलू टोटके भी तो असर करते हैं दांतों की तकलीफ पे? बिल्कुल करते हैं। कुछ लोग अपनी मर्जी से दवाई, पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं, कोई लौंग रख लेता है, बट एक टाइम आता है कि एक बस हो जाती है, लाइक उस टाइम आपको उसको ट्रीट कराना पड़ता है। हाँ, मतलब आप जितने मर्जी घरेलू टोटके कर लें, आपको एट द एंड आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। डॉक्टर ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। खासतौर पर जो बच्चों के दांतों के मसाइल हैं उस हवाले से मैं खुद भी पर्सनली, मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस इन्फॉर्मेशन से, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप आई हैं। एक छोटी सी भी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे, अपने किचन में जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज हमारे किचन से खुशबुएं उठ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मज़ेदार सा बन रहा है ना? जी बिल्कुल, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली चिकन मिन्स नूडल्स बना रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो नूडल्स हैं ये बड़ी ही मज़ेदार सी बनती हैं, और अच्छा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी क्विक होती हैं, जल्दी बनने वाली हैं, और इसमें जो है टाइम टेकिंग भी नहीं है। अच्छा, मीट की जो ऑप्शन है, अच्छा वो आपकी अपनी है। अगर आप चाहें तो मीट जो है वो आप चिकन, बीफ, मटन या सी फूड कुछ भी ले सकती हैं, तो मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो ये मैं फिल वक्त चिकन के कीमे के अंदर बना रही हूँ। सिंपल कुकिंग है बिल्कुल ही। ऑयल लिया था, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक को अच्छी तरीके से सौते कर लिया। सौते करना इतना है कि स्लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद मैंने चिकन का कीमा, जो कि वो कहते हैं सिंगल मशीन से निकला होता है या हाथ का कीमा, मोटा कीमा, एग्जैक्टली वो कीमा जो है आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है,
साथ में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और ब्लैक पेपर डालकर उसको पानी डाल के थोड़ा सा कुक कर लिया। कुक जब वो बिल्कुल पानी ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इसमें सॉसेज में ऐड की है केचप तकरीबन 1 कप के करीब, सोया सॉस इसमें थोड़ी सी डार्क सोया सॉस मैंने इसके अंदर ऐड की है। केचप, सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ये दो मुख्तलिफ होती है? अलग अलग सॉस, एक होती है लाइट सोया सॉस और एक होती है डार्क सोया सॉस। अच्छा अच्छा। डार्क सोया सॉस का कलर थोड़ा स्लाइट सा ब्लैक कलर का होता है, वो फिर आपको जरा देख के डालनी पड़ती है काफी। अच्छा, एक वो ऑयस्टर सॉस भी होती है? हाँ, नहीं वो नहीं हमने इसमें बिल्कुल वो नहीं डाली, ठीक और है। मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली है और थोड़ा सा विनेगर मैंने ऐड किया। मतलब 3-4 सॉसेज है हाँ, और साथ विनेगर है। बिल्कुल। अब जो है मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया है और अब जो है इसके अंदर हम ये नूडल्स ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से जो है टॉस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नूडल्स में भी है ना 2-3 टाइप के नूडल्स होते हैं ना? जी, एग नूडल्स होती हैं। जो बेसिकली इसके अंदर यूज होती है चाउमीन वाली नूडल्स, जो कि आपको फुली कुक्ड मिलती हैं। आपने सिर्फ पानी में ऐड करना है और उनको डालना है। अदर देन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये वाली भी नूडल्स जो हैं ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे जहन में आ रहा था कि नूडल्स की कुछ 2-3 टाइप जी बिल्कुल, एग नूडल्स होती हैं। तो इसके लिए क्या कोई भी आप टाइप यूज कर सकते हैं? मतलब अगर आपके पास घर में स्पेगेटी अवेलेबल है, जैसे मैंने स्पेगेटी इसमें डाली है, तो आप वो भी डाल सकती हैं। मतलब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, लेकिन आपको चाहिए नूडल फॉर्म में ही? आपको चाहिए नूडल फॉर्म। अगर आपको मतलब अच्छा लगता है, अगर पास्ता भी अच्छा लगता है तो आप उसको पास्ता फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये मतलब आपके टेस्ट ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब जरा 2 चम्मच की हेल्प से जरा अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारी नूडल्स चाहिए आपको? नहीं, ठीक है, ताकि जो है नूडल्स भी ब्रेक ना हो और अच्छी तरीके से जो है जो कीमा है वो सही तरीके से स्प्रेड हो जाए। हाँ। अच्छा, इसको 2 तरह से तरीका है इसको सर्व करने का। आप डायरेक्टली नूडल का एक बैट कर सकते हैं और ऊपर कीमे की वो हाँ 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 बिल्कुल। आप मतलब वो भी मतलब वो लेकिन वो रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बॉलोनी स्टाइल में आ जाता है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे ही ये हो जाए, इस फॉर्म में आना शुरू हो जाए, तो आपने इसके अंदर जो है ग्रीन अनियन जो है वो ऐड ऑन करना है। अच्छा, और ग्रीन ऑनियन जो है वो कुक्ड या वैसे ही? नहीं, अच्छा, ये वैसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है। एक थोड़े से जरा और तो लास्ट में एग्जैक्टली लास्ट में, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा रहे और खराब भी ना हो कलर। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी जो हमारी मिन्स चिकन नूडल्स हैं वो रेडी हो गई। अब आप चाहें तो इसके ऊपर जो केचप खुद से सर्व करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने, वैसे तो ये मेरा ख्याल है विदाउट सॉस बहुत अच्छी लगती है, ज़रूरत नहीं है इसके अंदर किसी भी सॉस की। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल करता है कि आप उसको ऐड ऑन करें साथ में कोई भी सॉस, तो वो आप अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हमारा वो रेडी हो गए हैं? बिल्कुल, ये रेडी हो गए हमारे नूडल्स। जबरदस्त, हमारे नूडल्स भी रेडी हो गए। अब इनको सर्व करेंगे। और रेसिपी क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा याद दिलाने के लिए चाह रही थी, बिल्कुल, तो एक बार फिर से रेसिपी बता। सिंपल, 1.5 kg जो था कीमा था हमारे पास, 1 चिकन पैकेट कीमा, स्पेगेटी थी हमारे पास। उसके बाद मैंने इसके अंदर सबसे पहले जो है ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते किया, उसके अंदर चिकन का कीमा डाल के अच्छी तरीके से उसको कुक किया। कुक करने के बाद उसको मैंने उसमें सॉसेज ऐड की, उसमें केचप ऐड की। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको कुक करना स्टार्ट कर दिया। जब वो कुक हो गई, कुक करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर ऐड ऑन किया था सॉसेस में। इसमें मैंने ब्लैक सोया सॉस, जो कि डार्क सोया सॉस होती है, लाइट सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस और थोड़ी सी जो है, अगर आप चाहें तो जैसे आप बात करी थी ऑयस्टर सॉस, और उसकी बात करी थी आप वूस्टर सॉस, दोनों में से अगर आप डालना चाहें तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑयस्टर सॉस किस तरह का फ्लेवर देती है? ऑयस्टर सॉस का बेसिकली जो है आयशा बहुत स्ट्रॉन्ग जायका होता है। तो उसको जो है क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो आपकी ये जो नूडल्स हैं ये ब्लैक फॉर्म में चली जाएंगी। तो इसलिए आपने इसका जरा ख्याल रखना है कि जो आपकी नूडल्स हैं उनका कलर भी वैसा ही बरकरार रहे और वो खराब भी ना हो। इसलिए जो है हम अवॉइड करते हैं किसी भी किस्म की डार्क कलर की सोया वो सॉस वगैरह डाल। अच्छा, मैंने क्योंकि इसके अंदर जो डार्क सोया सॉस डाली है वो भी मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब डाली है, ज्यादा नहीं डाली। ये पूरा पैकेट था एक नूडल्स का, तो सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून, ताकि जो है उसका कलर मेंटेन रहे। ये पूरा 1 पैकेट है? जी, ये पूरा 1 पैकेट है। मुझे क्योंकि थोड़ी इसकी क्वांटिटी ज्यादा लग रही थी तो मैंने इसलिए सोचा कि शायद ये आपने ज्यादा ना। ओह, देखिए हाँ, कोई बात नहीं, पूरा 1 ही पैकेट है जो कि मैंने ऐड ऑन किया है। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है आयशा वो है
चाउमीन नूडल्स के साथ, जिसके साथ हम चाउमीन बनाते हैं। अच्छा, चाउमीन बेसिकली एग नूडल्स होती हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर होती हैं, बस आपने उसको गर्म पानी में ऐड ऑन करना होता है और ऐड ऑन करने के बाद उसको 1-8 मिनट लगता है खुलने में, वो खोलो और उसके अंदर आप डाल। अच्छा चलें ठीक है, ज़बरदस्ती हमारी आज की नूडल्स भी रेडी हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है और यकीनन आप लोगों ने रेसिपी भी सीख ली होगी कि ये रेसिपी ये नूडल्स किस तरह बनाने हैं। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।